नमस्कार। ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं बुद्धमल गिट्टाला आज आपको कक्षा 6 की हिंदी का दूसरा पाठ बचपन और इसके लेखिका है कृष्णा सौरभी ये पढ़ाऊंगा। इसमें बचपन के बारे में बताया गया कि व्यक्ति जब बच्चा बचपन में उन्हें कौन कौन से शौक होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो पसंद करता है, कैसे वो कपड़े पसंद करता है, और जब उसकी उम्र बढ़ जाती है और धीरे धीरे वो लास्ट के अंदर एक सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद कर देता है, यह इस पाठ में हमें बताया गया है। अब हम पाठ का आत्मविश्वासन करेंगे। बचपन, सबसे पहले हमें दो बातें याद रखनी है कि कहानी का नाम क्या है, बचपन, और कहानीकार कौन है, कृष्णा सौरभी। ये दोनों बातें याद रखते ही आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब पढ़ेंगे। बचपन, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हो, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजा कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मैंने पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निकर, मॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। इसमें कहानीकार ये बता रहा है कि जो उम्र बढ़ती है, जो समय बदलता है, लोगों का रहन सहन, कपड़े सब बदलते रहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, बच्ची छोटी होती है, फ्रॉक पहनती है, उसके बाद निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते, तो उनकी पोशाक भी बदल जाती है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कर। बचपन में जो फ्रॉक पहनती थी वो मुझे आज भी याद है। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलना था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गैर फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी पजामी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। जब बचपन में जो कपड़े पहनती थी वो सब याद है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। छोटी छोटी बचपन में जो बातें होती है वो सब, क्या पहनते थे, कौन से कपड़े अच्छे लगते थे, वो सब आज भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे ईदवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। जब अपने आप पॉलिश करते थे उस समय, जब जूतों की पॉलिश की जाती थी, फिर उसको कपड़े से चमकाया जाता था तो वे एकदम नए जैसे लगते थे। सर्वर, मुझे आज भी बोर्ड पॉलिश करना अच्छा लगता है। शौक था ये कहानीकार का कि बचपन में जो पॉलिश करते थे वो शौक आज भी है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता।
कहानीकार कह रहे हैं जब बचपन के अंदर नए जूते मिलते थे तो पैरों में छाले होते थे और छालों का इलाज भी हम ढूंढ लेते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे बचपन में तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है और वर्तमान के बचपन में और मेरे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है रात और दिन का। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे की गिलास जिन पर ठीक खुदा के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो बचपन में जो दवाई देते थे वो कड़वी लगती थी, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती थी। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई है। वर्तमान के अंदर और पहले हमारे बचपन में और आज के बचपन में खिलौने बदल गए हैं, सोच बदल गई है, सब कुछ बदल गया है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। उस समय टेलीविजन नहीं थे, गांव में एक आध किसी के पास रेडियो वगैरह होता था तो लोग शाम को और सुबह सुनने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। और आज स्थिति यह है कि प्रत्येक घर के अंदर टेलीविजन है, समाचार के खूब सारे साधन हैं, अपनत्व खत्म हो गया है। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। पहले हमारा बचपन था, उस समय कुल्फी होती थी जिसका नाम आजकल बदल करके आइसक्रीम हो गया है और हजारों प्रकार की आइसक्रीम आने लग गई है, ब्रांडेड, लोकल। तो ये बदलाव हो गया है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है, शहतूत और माल से और खसखस के शरबत को पेप्सी में। पहले जूस वगैरह होता था वो आजकल कोल्ड ड्रिंक्स में बदल गया है और खाने पीने के सामान भी बदल गया है। कहने का अर्थ है कि सब कुछ बदल गया है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। शिमला में लोग भ्रमण के लिए जाते थे, वहाँ अलग अलग प्रकार की पेस्ट्री होती थी और लोग उनको मन लगा के खाते थे। और हमारे यहाँ चॉकलेट होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, कि हम जितने भी भाई बहन थे, आज ये भैया लाएगा, आज ये बहन लाएगी। एक ड्यूटी रहती थी कि 7 दिन के अंदर और कौन 3 दिन ये लाएगा, 2 दिन ये लाएगा। ये ड्यूटी रहती थी कि बाहर से बाजार से ये ब्रेड वगैरह लाने के लिए। हमारा घर माल से बहुत दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाती। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। और उस समय शिमला के रेस्टोरेंट में, बाहर दुकानों में अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम वगैरह मिलती थी, अलग अलग खाने पीने का सामान मिलता था नए नए ब्रांड के अंदर। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। हमें माता पिता हफ्ते में केवल एक ही दिन चॉकलेट खरीद सकते थे, उस दिन की छूट थी, बाकी दिन नहीं खरीद सकते थे। सबसे ज्यादा मेरे पास चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता
खड़े कभी ने खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। कहानीकार कह रही है कि सबसे ज्यादा चॉकलेट का स्टॉक मेरे पास रहता था, मैं वहां खड़े खड़े नहीं खाती थी, वहां से घर पे ला करके मेरी खास जगह छुपा करके रख देती थी और रात को वो चॉकलेट है बिस्तर पे लेटे लेटे खाती और खूब आनंद लेती। हमें हफ्ते में एक बार शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। शिमला के अंदर एक कुछ फल होता है वो बहुत याद आता है, खट्टा मीठा, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसवल, सौतनी मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। ये वहाँ की स्थानीय खाने की चीज है और मन लगा के खाते थे, वो आज भी याद है बचपना। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने जोर गरम की दुनिया तो तब थी, अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस दुनिया में मेरा हाथ का कमाल है, नीचे से तिरछी लपेटन, ये ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू ने लाया, मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। उस समय फिल्म में गाना था चना जोर गरम बाबू ने लाया मजेदार, ये सबके मुंह से सुना जा सकता था। पहले इतने मनोरंजन के साधन नहीं थे तो लोग एक दूसरे से कहानियां सुनते थे, गाने सुनते थे, वो याद करके टहलते आते जाते सब जगह गाते थे। तो उस समय ये गाना सबके मुंह से सुना जा सकता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गेजा मैदान घूमते तक यह पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास सी लय रफ्तार थी। लोग पुड़िये के अंदर कागज में मसाला डाल करके मजे से खाते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। शिमला के अंदर हमने शिमला रिज है, वहां पे घोड़े की सवारी की है और वहां ठंडी हवाएं आती है, एक अलग ही आनंद महसूस होता है। हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो हम घोड़ों को कम क्यों आंकते हैं? घोड़े भी वहाँ ननिहाल के अंदर घोड़े बहुत हष्ट-पुष्ट होते थे। और इसके बारे में कोई दूसरी कहानी पढ़ेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़। शाम को बाहर घूमने के लिए जाते थे तो रंग बिरंगे गुब्बारे खरीदते थे और वहाँ जाकू का पहाड़ भी था। ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंजें फिर जाती लगती। इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे थे। वहां एक चर्च था जहां पे घंटियां बजती थी और यीशु को लोग याद करते थे। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान को फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट भी की भीड़ से उभरता कोलाहल। वहां सूर्य अस्त होता हुआ ऐसा नजारा बहुत ही मन को मोहने वाला था। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां और उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन
एक और लाल टिन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। जब हवाई जहाज की आवाज आती तो बच्चे कौतूहलवश उनको बाहर देखने के लिए दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। उसके सामने गाड़ी वाली दुकान थी, वो हमेशा याद रहती है। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वह आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। आंखों का पहला चश्मा बना था और वहां डॉक्टर अंग्रेज थे। अंग्रेजी डॉक्टर थे, भारत के डॉक्टर नहीं थे, वैद्य थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे को की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में अगर दूध दिया तो लोग भारत के अंदर बिना इसके डॉक्टर को उनको सलाह देते थे कि आपकी आंखों में दिक्कत है तो दूध पिया करो। जब मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगे तो इन्हें दिक्कत आ जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नई लड़की को मालूम सूरत बंदी लंगूर की। मैं खिजी की मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। और शेर बुलाने लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार आप अपने को देखा, इनमें उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगोर की नहीं, हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी जब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। चश्मा जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कभी रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुलभ सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। कहानी का दूसरा शौकी कह रही है कि मेरा पूरा लिबास बदल गया था। मुझे भी टोपी पसंद थी। चश्मे बिना मेरा चेहरा है वो अधूरा लगता था। इस प्रकार से ये पाठ का आत्मवाचन हो गया है, आपको भी पढ़ना है। और इस प्रकार से आज ये पाठ कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अब कल पढ़ाएंगे। जय भारत।